हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो फिर आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड में आता है और इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और ये बोर्ड में है। पिछले वाली चीज़ें जो पढ़ाया था वो शायद बोर्ड में मतलब इस चैप्टर में नहीं थे, लेकिन जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बोर्ड में है। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग सीखेंगे आज, वो किस में है? बोर्ड में आता है। उसके बोर्ड में आने के चांसेस जो होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए आज हम उसको सीखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें और उसको नोट भी करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक है, एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। जैसे अपने पास क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपने पास ये कोई रिंग है, अपने पास मेरे से तो कभी बना नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा सा कोशिश कर ले लेता हूँ। तो ये हल्का फुल्का तो बन गया है। ये अपने पास कोई ऐसी रिंग है। क्या है? रिंग तो देखिए ना, हाँ वही वाली रिंग। तो इसके ऊपर क्या किया है हमने? क्यू चार्ज को क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्यू चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और यहाँ से अच्छा मैं पूछूं, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ज़ीरो। कितनी होगी? ज़ीरो। ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, चारों तरफ। अरे अभी फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। कैसे? अब देखो, इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऐसे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे है वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्या होगी? ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इसकी वजह से किधर होगी? इधर। और ऐसे ही एक सिमेट्री तो इधर ही होगा ना यार। अरे तोड़ तो देखो, इसको ऐसा काट दो। अब इसके देखो चार पार्ट्स हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ऐसा ऐसा नीचे मान लो। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस वाले पार्ट की वजह से। अरे अभी पीछे सीखा था हमने ना यार। चलो ठीक है, इसको चिंता ना करो, अभी सीख लेंगे। ठीक है, तो अपने पास ऐसा कुछ था। अपने पास ये कोई रिंग है। क्या है? रिंग है। इस रिंग 2D की 1D। इसके लिए हम लोग लेमडा डिफाइन करते हैं। तो क्या है? 1D है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। गोला तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक। चलो, इसके बारे में हमने क्या किया है? क्यू चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके लिए लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी क्यू कितने में है? 2πr में, यानी यहाँ से इसकी जो r क्या है वो इसकी रेडियस है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, अच्छे से सीखेंगे हम लोग पूरा। और जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं, इससे कुछ आगे यहाँ पे ये है, इसके कुछ आगे यहाँ पे, जहाँ पे ये टिप है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मतलब इसका ऐसा बनाते हैं, मतलब ये मेरा बोर्ड का ऐसा, ये अपने बोर्ड का ये प्लेन था ऐसे, ये टेढ़ा, और मैंने इसको ऐसे कर दिया है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, थोड़ा दूर हो गया। यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे की थी, ये फिगर कुछ ऐसा है। समझ में आई बात? ये इसके परपेंडिकुलर है। ये रिंग थी, ये मेरा हाथ थोड़ा सा गोल है ना, यहाँ पे पूछ रहा हूँ। समझ में आई बात? अरे चौक होता तो फिर अच्छे से थोड़ा समझा के बताता। वैसे भी इससे फिगर अच्छे से बनता नहीं है, चौक से ही कौन सा बहुत अच्छा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा बनाए तो यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछ रहे हैं, इस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बिना तोड़े काम चलने वाला नहीं है। बिना तोड़े थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसा पूरा थोड़ी निकाल दो के क्यू, मतलब कोई फॉर्मूला थोड़ी ना हमको पता है। तो इसको पता चला कि बिना तोड़े काम चलने वाला नहीं है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, थीटा पे जाके दी थीटा, ऐसा बोला क्या? नहीं ना, कैसे? चुपचाप से यहाँ पे डी क्यू ले लो। क्या कर लो? डी क्यू ले लो। यहाँ पे ऐसा छोटा सा एलिमेंट काट लो, जो यहाँ पे ऐसा, इसकी लेंथ मान लो dl है और ये dq है। समझ में आई बात? चुपचाप से, आराम से, चुपके से मान लो। और इस dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
और मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी ई है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और ये क्या है, r है, ये डिस्टेंस x है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डी ई। नहीं आया, सिंपल था। यहाँ पे डी क्यू बार बार थीटा पे जाके थीटा थोड़ी ना काटना है यार, आराम से काट लो, डी क्यू ले लो, और यहाँ से इसके एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू अपॉन जे लेंथ, एक्स स्क्वायर के आर स्क्वायर के अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। तो सिंपली लिख सकता था मैं, हम लोग लिख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट सिंपल एज इट इज़। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा बना था, मान लो कुछ तो बन रहा है ना, तो थीटा मान लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे एंगल थीटा बना है। अच्छा, अब इसका ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो कैसे सीधे जोड़ने की, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। क्या सभी जो अपनी एलिमेंट्स काटेंगे उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, नहीं ना, तो तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा नीचे डी ई साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा डी ई ऑफ साइन थीटा। समझ में आया, ये डी ई कॉस थीटा, ये डी ई साइन थीटा, सिंपल। अच्छा, अब आपको पता चल रहा है कौन सा एलिमेंट कटेगा, कौन सा एलिमेंट कैंसिल आउट होगा, कॉस थीटा की साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट, कॉस की साइन, साइन कौन सा, साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा डी क्यू कुछ होगा, और यहाँ पे इसकी वजह से एक एलिमेंट आएगा डी ई साइन थीटा। तो डी ई साइन थीटा क्या हो रहा है, सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो डी ई साइन थीटा क्या हो जा रहा है, सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट। तो लिख सकते हैं डी ई साइन थीटा कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। सिंपल, ये कैंसिल आउट होगा। तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, डी कॉस थीटा वालों की वजह से। नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, या डी कॉस थीटा वाले की वजह से। अरे हाँ कि ना, है ना। तो यहाँ पे जो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, डी कॉस थीटा की वजह से आएगा। और किधर आएगा, एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव है सो दूर जाते हुए, नेगेटिव है तो पास आते हुए। समझ में आए बात, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए इस पर ज़्यादा पेपर नहीं कर रहे अपन। तो क्या हो जाएगा, जो ई नेट है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। जरा डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, के डी की वैल्यू क्या है, अच्छा डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर 1 मीटर लेंथ हो तो उसमें लेमडा चार्ज होगा, 2 मीटर हो तो 2 लेमडा। तो ऐसे ही अगर डी एल हो तो लेमडा टाइम्स ऑफ डी एल, और लेमडा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। तो क्या हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 2 पाई आर, ये तो हो गया लेमडा, और ये डी एल, ये क्या हो गया डी एल, क्या हो गया डी एल। नहीं आया, सिंपल ही तो है। और अपॉन कर लो, अपॉन ये कॉस थीटा भी छोड़ के रखो, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेस कितना है एक्स, और ये कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, आगे सॉल्व कर लो। अभी इंटीग्रेशन लगा है ना। अच्छा, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर बाहर ले लेते हैं। क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, के कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, 2 पाई आर कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर ले थोड़ा सा और। तो कांस्टेंट आपको पता चला के क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये इतना तो कांस्टेंट है। अब बताना एक्स की पावर आर स्क्वायर, एक्स अपॉन क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्या ये कांस्टेंट है,
क्या ये सभी एलिमेंट्स के लिए कांस्टेंट रहेगा? हाँ, ये जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स सभी के लिए कांस्टेंट है। पूछे क्यों? बता रहा हूँ। ये एक्स क्या है? उस पॉइंट की डिस्टेंस, रिंग से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो तो फिक्स ही रहेगी ना, हमको गिवन है तो वो फिक्स है। अरे यार, इस सिस्टम के लिए फिक्स ही तो है, वो तो अपन चेंज कर करके निकाल सकते हैं ना, लेकिन इस सिस्टम के लिए तो फिक्स है। नहीं आया? जैसे अगर आपको पिछले डेरिवेशन से याद हो तो हम लोग क्या करते थे, एक्स पे जाके डी एक्स काटते थे, तो वो एक्स वेरी करता था, एक्स ही तो वेरी करता था, लेकिन यहाँ पे एक्स वेरी नहीं कर रहा है। एक्स तो फिक्स हो गया सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए तो फिक्स है, तो एक्स तो फिक्स हो गया, तो ये टर्म भी तो फिक्स है, तो ये चीज़ क्या होगी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट में, चलो सीधे लिखते हैं, ये पावर 1 है और ये पावर 1/2, तो 1 + 1/2 यानी 3/2। और इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचा? dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा? 2πr। इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना? 2πr। तो आइए सॉल्व करके लिख लेते हैं। ई नेट की वैल्यू क्या हो गई? के क्यू एक्स अपॉन 2πr अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो क्या हो गया? के क्यू एक्स अपॉन, जो बच रहा है उसको याद भी रखना है, नीचे लिखूंगे कि यार समझ दिख रहा है, शायद दिख जाए, वैसे लिख रहा हूँ, आपको तो आंसर पता ही चल गया होगा। ई नेट की वैल्यू क्या है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, ये ई नेट है। ये तो हमने डेरिवेशन की, इसको आप अलग तरीके से भी डिराइव कर सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं उसको। सिंपल नहीं है, प्रोसीजर यही, यहाँ पे लिम्डा नहीं डिफाइन करते अपन, यहाँ पे लिम्डा हम लोग नहीं डिफाइन भी कर सकते हैं। समझ में ये बात? कैसे कैसे पूछ रहे हो? कैसे? तो फिर कैसे समझ लो। यहाँ पे डी क्यू जो है उसको वैल्यू पुट ना करो, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, डी क्यू की वैल्यू हमने ये पुट की है, तो वो वैल्यू ना पुट करो आप। इंटीग्रेशन के अंदर आप डी क्यू को भेज दो, बाकी कॉस थीटा तो कॉमन है ना। देखो चलो फिर आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूँ और यहीं से आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये इतनी जगह दो, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो लिम्डा को बिना डिफाइन किए हुए, ठीक है। एक तरीका और है लिम्डा, वो भी सीख लो, वो आसान लगता है। ये डी को से डी की वैल्यू पुट कर दो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1 और मल्टीप्लाइड भी कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, एक्स अपॉन अंडर रूट में है तो फिर क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, ठीक। बहुत सिंपल है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो। अब जो भी इंटीग्रेशन, जो भी कॉमन है, सॉरी जो भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से क्या कर लो? बाहर। तो देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है। डी को छोड़ दो तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो क्या हो जाएगा अगली लाइन में? हम लोग के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को तो बाहर करेंगे और अंदर में डी क्यू को भेज देंगे, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कैपिटल क्यू। तो देखो आंसर आ गया, सिंपल। हाँ यहाँ पे लेमडा नहीं डिफाइन करो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है मतलब काम चलाओ मेथड ये भी है, लेकिन ये मेथड कम अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है ये मुझे नहीं पता है, क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, नहीं तो होता तो फिर मैं आपको बता देता, इसलिए मैंने आपको दोनों बताए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी मिलेगा और ये आपको मोस्ट ऑफ द जगहों पे मिल ही सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हो गया, मिटाऊं? समझ में आया? ये याद होना चाहिए, जो बॉक्स के अंदर है ये याद होना चाहिए, और ये प्रोसीजर अगर याद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है यार। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद नहीं रखोगे तो किसको याद रखोगे? मैं मानता हूँ भूल जाता है, ऐसे ढेर सारे पढ़ेंगे, रॉड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इन्फिनिट रॉड के लिए जो मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखो। और बेसिकली मैं क्या कहता हूँ, एक प्रोसीजर याद रख ले, रटने से बेटर है प्रोसीजर याद रख ले।
क्योंकि प्रोसीजर याद हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा किया था। अब इन्फिनिट रॉड की अगर आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपसे इन्फिनिट रॉड पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होता? शायद आप में से कुछ ही लोग बताते जो रटे हुए होंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक फाइनाइट रॉड है उसका क्या होगा, तो आपको यह याद होना चाहिए कि उसमें 2 आते हैं। एक क्या चलो छोड़ो, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अपने पास 2 रिंग सही, ऐसे मान लो ये रिंग है, ऐसे ये रिंग है, और इसकी ये एक्सिस है, और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, एक्सिस पे ही रहेगी। और अगर एक्सिस पे है तो पॉजिटिव है तो दूर जाते हुए, और निगेटिव है तो पास आते हुए। ये तो कंफर्म है ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, पास आते हुए। गलत बोलिए ना, जानबूझ के बोला था। समझे क्या? इसके ऊपर कितना कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो अगर अपने पास कोई रिंग है और उसके एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके ऊपर क्या निकालना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी एक्सिस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाते हुए, और नेगेटिव चार्ज है तो पास आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और एक्सिस पे ही रहेगी, और एक्सिस पे ही रहेगी। अभी इसका कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, जे बहुत बार पूछा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है इसकी कॉम्बिनेशन पे। एक रिंग है और इन्फिनिट रॉड है, उनके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक करेंगे इस पर, अभी तो नहीं, पहले तो ये समझ लो, ये समझ में। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड रट लो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इनके टर्मिनोलॉजी भी समझ लेना कि क्या किसका क्या मतलब है। Q फॉर चार्ज है, x वो डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, R इज द रेडियस ऑफ चार्ज है। R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है, रेडियस ऑफ रिंग है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मैं x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0, यानी उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। और वही तो मैं लेक्चर की स्टार्ट में बोल रहा था, वही तो मैं बोल रहा, मुझे कैसे बता तो रहा था, हम लोग बताते तो रहते टीचर लोग, मैं भैया हूँ, टीचर नहीं हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा, बहुत दूर चले जाओ, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। अच्छा, समझना कि अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनाइट, x को इन्फिनाइट बढ़ाता रहूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड E टेंडिंग टू 0। लिमिट पड़ी है, लिमिट यहाँ पे लगाए दो, लिमिट एलिमेंट्स में आती है ना, चैप्टर तो याद है, वहाँ पे पुट कर दो। एक इक्वेशन है, x की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, आप उसको सॉल्व करके देख लो, E की वैल्यू 0 आएगी। और कुछ नहीं आता तो आप सिंपल है भाई, चार्ज यहाँ पे पकड़ लो, दूर पे चले जाओ, कोई इफेक्ट थोड़ी ना होगा, एक टाइम के बाद तो इफेक्ट छूट जाता है ना, तो उसे इन्फिनाइट इज रिलेटिव। मैं बहुत छोटा चार्ज ले लूँ और यहाँ से मैं कुछ दूर पे, मतलब यहाँ पे रख दूँ, मेरे उस वहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे कोई चार्ज ला के रख दूँ तो उसके ऊपर फोर्स नहीं होगा। इस पॉइंट चार्ज के लिए जो यहाँ पे रखूँगा उसके लिए वो क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा, और वहाँ पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, आप कोई सा भी चार्ज ला के रख दो। समझ में, कोई सा भी चार्ज, मतलब एक प्रिसाइसली थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, आप नहीं तो बहुत बड़ा चार्ज ला के रख दो। तो F क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ E होता है, E की वैल्यू कम, लेकिन आप Q ज़्यादा कर दो तो फोर्स तो बढ़ेगा ही ना, सिंपल है, आप इसको नोट करो। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता चली कि x 0 है, E 0 पे, और x की वैल्यू जब इन्फिनाइट है तो भी E 0 है, यानी क्या हर जगह 0 है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं तो फिर मैक्सिमा लेके ही 0 ही होगी। ग्राफ बनाना आता है ना, चलो ऐसा देख लो कि यहाँ पे कोई चीज़ 0 है और बाद में 0, लेकिन बीच में नॉन 0, तो कहीं ना कहीं तो उसकी मैक्सिमा हुई होगी ना, कहीं ना कहीं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, तो वही निकालनी है, और वही निकालनी है। तो वहाँ पे लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो देखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्स की वैल्यू बता दो। और मैक्सिमम और मिनिमम तो मैथमेटिक्स वालों ने पढ़ ही लिया होगा, और या तो आपको निकालना भी आता होगा कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो निकालिए, फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, जहाँ पे DE अपॉन
डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, वहीं पे तो क्या हो जाएगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फॉर ई मैक्स ये होना चाहिए। अच्छा ये क्यों होना चाहिए, सुना, अगर मान लो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की कंडीशन ये लगाते हैं, ये है एक ग्राफ, और इसी से जुड़ा मैं एक ग्राफ और बना लेता हूँ, ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये पॉइंट पे कहीं मिनिमम वैल्यू होगी। और इस मिनिमम वैल्यू पे देखो ये जो लाइन की जो स्लोप है, एक्चुअल स्लोप, मतलब जो मैं ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, वो क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है 0, और यहाँ पे स्लोप क्या है 0 है। और एक्चुअल में स्लोप क्या होता है y, और अगर ये x में प्लॉट होता है तो स्लोप क्या होता है dy/dx ही तो होता है। हाँ मुझे पता है, आपने पढ़ा है कि y2 - y1/x2 - x1 वो पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल तो यही होता है। जब एक्चुअल क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y2 - y1/x2 - x1, और इसी को हम लोग स्लोप m लिखते हैं। और ये डिफरेंस अगर बहुत छोटा हो जाए, जब y2 - y1 टेंडिंग टू क्या हो जाए 0, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, dy लिख लेते हैं, और इस पर समझे, और ये भी हो जाता है, क्योंकि जब इसे समझने लायक है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स वालों को कहीं ना कहीं चीज़ें गलत भी लग सकती हैं, मैथमेटिक्स वालों को कहीं ना कहीं चीज़ें गलत भी लग सकती हैं, समझ में ये बात। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, d/dx को 0 कर देते हैं। डिपेंड किस पे कर रहा है, e किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो x ये डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 0। एक्चुअल तो यही बात है, ये मिटाते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग फंक्शन को बिना देखे ही क्या करें, डिफरेंशिएट करें, और कॉपी पेन बंद करने के बाद इसको आप नोट करें, ज़्यादा सही रहेगा, मतलब अपने मन से। तो क्या हो जाएगा, e की वैल्यू हमको क्या मिली है, e इज इक्वल टू है kqx/r² प्लस ऑफ x² की पावर 3/2, और kqx इंटू r² प्लस x² की पावर माइनस ऑफ 3/2। ये चीज़, ये क्या है, कांस्टेंट। इसको कुछ भी मान लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कुछ भी मान लो आप लोग, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है। तो आओ करते हैं, क्या हो जाएगा, dx ऑफ जे, इसको बाहर कर लो, KQ, ये क्या है x इंटू r² प्लस x² की पावर माइनस ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। तो 0 तो ये भी 0, तो हमको किसका करना है, इसका करना है। और यहाँ पे देखो आपको क्या है, दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का डिफरेंशिएशन। नहीं आता, मैं नहीं बता रहा। तो क्या हो जाएगा, पहले जिसको आता है वो आगे बढ़ ले, समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। पहले को एक का डिफरेंशिएशन कर दो, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय ddx ऑफ सेकेंड, r² प्लस x² की पावर माइनस 3/2 प्लस ऑफ दूसरे का मल्टीप्लाई, ये है माइनस ऑफ 3/2 इंटू ddx ऑफ x इज इक्वल टू 0। सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार, टफ तो नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस हाँ, बड़े बड़े टर्म देख के आप डर जाते हो। ये करना आता है, ये करना आता है, सिंपल। ये कसम उड़ान चल रही कि अगर नहीं आया ना, छोड़ दो। ये x, इसको क्या हो जाएगा बताओ, क्या इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो है x की पावर n होता है ddx ऑफ x की पावर n, तो क्या हो गया nx n-1, ठीक है, यही तो होता है, गलत थोड़ी ना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आके चुपके से बाजू में कर लो, r² प्लस x² की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन की, पहले इसका कर लो, इसको पूरा कुछ भी मान लो इसको यार, एक छोड़ो ऐसा, r² प्लस x² की पावर माइनस ऑफ 3/2, इसका क्या करना है, हमको ddx करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, पावर क्या है x, इसको पूरा मानो, और इसके ऊपर पावर कितना है -3/2, तो -3/2
2, इसको पूरा ऐसे उतारो, और -1 तो -3/2 -1 तो -5/2। अब इसको भी तो करना है, जो भी एक और बचा, अभी x² बचा उसको मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा 2x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिखो -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो कट गया था यार, r² प्लस x² की पावर -5/2, तो ये आया। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका, तो क्या हो गया x -3/2, फिर से लिखे थे, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट मिटा के, x -3x, ये देखो कैंसिल आउट हो गया था, और क्या है r² प्लस x² की पावर -5/2 प्लस ऑफ r² प्लस x², यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये 0, तो यानी आंसर आया 1 = 0 सॉरी, यहाँ पे -3/2 तो रहेगा ही, समझ में ये बात। तो अब देखो ये एक्चुअल में क्या है, जो r की पावर r² प्लस x² -5/2 है, वो एक्चुअल में क्या है इसमें। चलो आपको मैं यहाँ मिटा दूँ, तो ये क्या है, देखो ये कॉमन आ जाएगा, ये इतना टर्म तो कॉमन आ रहा है। अब देखो कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, और देखते हैं r² प्लस x² की पावर -3/2 कॉमन करो, अंदर में इतना कॉमन करो, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाए -3x², ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा r² प्लस x² की पावर -1, r² प्लस x² की पावर -1, सॉल्व करके देख लो, वही तो बचेगा, r² प्लस x² की पावर -1, नहीं आया, r² प्लस x² की पावर -1, तो यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस x² की पावर -1 और यहाँ पे +1 = 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास बचा 1 - 3x² अपॉन r² प्लस ऑफ x² = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r² प्लस x² माइनस ऑफ 3x² = 0, r² = 2x², या x की वैल्यू आई ± r/√2, x की वैल्यू क्या आई ± r/√2। खैर, तो हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देख ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x = +-। अच्छा +- क्यों लिखा है, क्योंकि दो जगह है ना, जैसे ये रिंग थी, इसके ये पॉइंट था और ये भी पॉइंट था, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव है ना, हाँ इनकी डाली थी वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो एक तो ये था, एक तो ये भी है ना, दो जगह तो है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, समझ में एक बात बताऊँ। तो हमें जितनी चीज़ें पता चली वो याद होनी चाहिए, जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली वो याद होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आओ आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जो वैल्यू है पहले देखते हैं। ये अपने पास कोई रिंग है, मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, नेगेटिव आप मान लेना, ये एक्सिस है इसकी, और अगर ये एक्सिस है, ओहो हो इधर आना चाहिए था, ये तो अगर ये पॉजिटिव है, कैसा है, मैं पॉजिटिव प्लस क्यों दिया हूँ इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या है KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, r² प्लस x² की पावर 3/2। अच्छा मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, ई मैक्स की वैल्यू कितनी है, ई मैक्स कब रहेगी, तो ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है KQ, x की वैल्यू क्या पुट करनी है r/√2, अभी तो निकाला था, अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, आर बाई रूट टू का स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करो तो के क्यू आर अपॉन ये आर स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2 और यहाँ पे रूट 2 है। ठीक है, और सॉल्व भी कर लेते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा, के क्यू आर अपॉन ये 2 वन ज़ा 2 प्लस 4 मतलब 3r स्क्वायर, तो कितना हो गया 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2 और ये है रूट 2 मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आया? अब यहाँ पे पकड़ा दो इन सबको, ये क्या हो जाएगा, के क्यू आर अपॉन ये रूट 2 है और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्या है 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। अच्छा 2 की पावर 3/2 मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू आर ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 3/2 मतलब क्या है 4√2 कि 2√2। ऐसा नहीं है कि 2 आएगा आंसर। अरे 2 की पावर 3/2 2 नहीं ना, नहीं ना, 2 की पावर 3/2 कितना 2√2, 2 की पावर 3/2 रिटर्न है इतना, तो 2 की पावर 3 यानी 8, 8 की पावर 1/2। अच्छा 1/2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये अंडर रूट में, ये कॉमन है तो इसको 2√2 ये तो निकल के आ गया ना बाहर। ये नहीं आता क्या, ये क्यों बोला, क्योंकि एक बार मैं पढ़ा रहा था ये सेम चीज़, मैंने पूछा 2 की पावर 3/2 2 तो कितना आंसर आएगा 2, मैं पूछा इसकी वैल्यू कितनी, बोला 2, मैंने बोला कैसे, ये काट दो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ भी बोल रहे थे भाई साहब। तो मतलब कितना आएगा 2√2 और नीचे क्या बचा √2 और ये क्या है 3√3। ऐसे ही कर लो यार ना, 3 की पावर 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या है 3 की पावर क्यूब, तो मतलब 27 की पावर कितना है 1/2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3, तो यहाँ पे बचा 3√3 आर क्यूब की स्क्वायर, क्यूब की स्क्वायर क्यूब ना, तो यहाँ पे अपने पास आया कि मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ ना, तो क्या है 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, जो ई मैक्स की वैल्यू वो इतनी आई, ई मैक्स की वैल्यू इतनी आई 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, तो यानी जो ई मैक्स की वैल्यू आ रही है वो कहीं कोपचे में लिख ले रहते हैं यहाँ पे, ई मैक्स इज इक्वल टू, याद थोड़ी ना रखो मुझे, बस ये वैल्यू याद थी 2k की, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप अचानक से मुझसे आगे पूछ लो मुझे थोड़ी ना याद है। ट्रांसपेरेंट विद यू, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ मैं आपसे, सच में भाई सच्चाई बता रहा हूँ, मुझसे आगे कोई पूछ लो कि यही होगी, मतलब मुझे क्या पता, खत पता है क्या, मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ लास्ट में पता चलता है कि हाँ ये तो सही किया, ये ऐसे कुछ वैल्यू आती है सेम सेम, थोड़ी जानी पहचानी एग्जैक्टली थोड़ी ना याद रहता कि हाँ, वो जब बताते हैं तो फिर याद आता है कि अच्छा ये है कुछ आता, ऐसा कुछ तो आता है। समझ में ये बात, अभी ख़त्म नहीं हो, अभी हमसे ग्राफ भी पूछता है, इसमें ग्राफ बना ले कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। तो ये आती है, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, फिर ग्राफ, फिर ग्राफ, फिर ग्राफ, फिर ग्राफ, फिर ग्राफ, फिर ग्राफ, फिर ग्राफ। तुमसे नहीं गा रहा मैं गाना, काफ़ी लोग तो बस मैं हूँ हिमांशु, मेरा गाना है बड़ा सुरीला, मेरा गाना सुन के आइए। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी, अच्छा 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 ऐसे यहाँ पे ये अपने पास कोई रिंग है, ये ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन, और ये नीचे वाला पॉइंट है, दिक्कत तो कर ली लेकिन छोटा ही बनाते, कोई दिक्कत नहीं है अपने, ये ठीक है। और ये पॉइंट अपन मान लेते हैं
यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है r/√2। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r/√2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पे देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ये y एक्सिस है, अभी भी वो x एक्सिस है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इन्फिनिट पे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 दिखती है। तो ऐसे बढ़ा दो, ऐसे, और यहाँ पे ई मैक्स है, ये जो पॉइंट है ये ई मैक्स है। यहाँ पे एक्चुअल में ये ई लिखा जाता है बुक्स में, और ई होता भी e/x का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ई वर्सेस x का ग्राफ, यानी दूरी के साथ कैसे ई की वैल्यू चेंज होती है। और ऐसे नीचे आता है यहाँ पे। ओहो हो, ये तो बहुत दिक्कत हो गया क्या, काफ़ी दूरी, जिसको थोड़ा सा और नज़दीक लेते हैं। यहाँ से डिस्टेंस इतना पे है, यहाँ से डिस्टेंस इतने पे, इतने पे ले लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए। ये r/√2 ने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये भी ई मैक्स का ही पॉइंट है। आप अच्छे से बनाइएगा, मैं वैसे भी, ये भी ई मैक्स का ही पॉइंट है, और ये रहा r/√2। शायद आपको ग्राफ थोड़ा बहुत तो सही लग रहा होगा। वैसे यहाँ पे ये वाला अच्छे से समझ में, सेम अपोजिट। अच्छा, नीचे क्यों बना ये समझा देता हूँ। नीचे इसलिए बनता है क्योंकि वही बता रहा था, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, एक साइड मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, इधर है। और अगर मैं इधर में ड्रॉ करता हूँ, जैसे समझिएगा, ये हमको बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अभी इसके यहाँ पे रिंग है, देखो यहाँ पे रिंग ऐसे रख दी सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर है, अवे, और इधर किधर है, अवे। तो अब एक साइड तो पॉजिटिव मानोगे ना, तो एक साइड निगेटिव आ जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव। तो ये कैसी है, निगेटिव। निगेटिव मतलब अब ग्राफ तो नीचे जाएगा ना। तुम्हें नहीं आया सच में, क्या कह रहे हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या है, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निगेटिव है। देखो निगेटिव ही तो है। अच्छा निगेटिव है तो नीचे क्यों गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट किस में कर रहे हैं, वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस नीचे निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव नीचे नहीं जाएगा। अरे ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, नहीं आया तो समझ लेना, रट लो। फिर यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और तो नहीं बचा, नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट।